नमस्कार। श्री यादव एजुकेशन ग्रुप से मैं नीतू कंवर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे और इसमें हमने दूसरा चैप्टर पूरा कर लिया था और आज हम ये तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें आता है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। कैसे अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की थी और इन्हीं के बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि होता क्या है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। कब? 1707 में। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, तो उसी के फलस्वरूप भारत में 3 स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों की स्थापना हुई थी। कितने? 3। तो जैसे यहाँ पे बंगाल आता है और अवध आता है और हैदराबाद आता है। तो ये 3 स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों की स्थापना हो गई थी। बंगाल, तो बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1707 में होती है। कब? 1707 में। तो बंगाल जो था, तो बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1707 में मुर्शिद कुली खां के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मुर्शिद कुली खां के द्वारा। क्योंकि 1707 में जो मुगल सम्राट था फर्रुखसियर, तो फर्रुखसियर के द्वारा ही मुर्शिद कुली खां को बंगाल प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा। कहाँ का? बंगाल का। और उसने तभी से एक अर्ध स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। किसने? मुर्शिद कुली खां ने। कहाँ पर? बंगाल में। और उसके बाद जो अवध आता है, तो अवध के भी स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खां। उनको माना जाता है क्योंकि जो मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह, उनके द्वारा शहादत खां को 1722 में अवध प्रांत का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। और जो अगला प्रांतीय राज्य था वो था हैदराबाद। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना, उसके बाद अगला जो स्वतंत्र राज्य आता है वो आता है हैदराबाद। तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में निजामुल मुल्क अशफजा के द्वारा मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय में ही की गई थी। किंतु उसका जो वास्तविक नाम था वो था चिनकिलीच खां, और जिसे मोहम्मद शाह के द्वारा ही निजामुल मुल्क अशफजा की उपाधि दी गई थी। तो ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे होती है, और तो उन्हीं के बारे में हम जानने वाले हैं। पश्चिमी देशों ने अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से अलग अलग देशों में अपने उपनिवेश बनाए और बाद में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। पहले तो अंग्रेज भारत में व्यापार की दृष्टि से आए थे, व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जब यहाँ पर लोगों में फूट देखी तो फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत छल कपट, अत्याचार व शोषण से हुई। भारत प्राचीन काल से ही एक समृद्धशाली देश रहा था। इसको प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे हमारे देश से जो पैसा था, धन था, सब लेके
इंग्लैंड चले गए थे। तो अतः विश्व के अन्य देशों के साथ ही अंग्रेजों की भारत पर सदैव से ही निगाहें रही थी। शीघ्र ही वे व्यापारी से शासक बन गए। शुरू में वो व्यापारी बनकर आए थे और धीरे धीरे वो यहाँ के शासक बन गए थे और अंग्रेजों के कारण भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को आधारभूत क्षति पहुंची थी। अब कब से, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने शासन कब से शुरू किया था, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि 23 सितंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के जो प्रमुख व्यापारियों ने एक संयुक्त पूंजी उद्यम के रूप में दी और दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज के नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू कर दी थी। कहाँ पर? 1600 ईस्वी में। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार, इसकी स्थापना कब हुई थी? कंपनी की 23 सितंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन में ही हो गई थी इनकी स्थापना इस कंपनी की। लेकिन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उसी ने कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दे दिया था। और 1612 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली थी। कहाँ पर? सूरत में। और 1604 ईस्वी में मद्रास यानी चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण भी कर लिया था। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह था फर्रुखशियर से एक फरमान मुगल बादशाह फर्रुखशियर से एक फरमान प्राप्त कर कंपनी ने 38 गांवों की जमींदारी प्राप्त कर ली थी। ये जो मुगल सम्राट थे फर्रुखशियर, इन्होंने कंपनी को 38 गांवों की जमीन फरमान जारी करके उनको यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। और 3000 रुपये नजराने के बदले में, सिर्फ 3000 रुपये नजराने के बदले में कंपनी के माल को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया था। और चुंगी शुल्क मुक्ति के लिए अंग्रेजों को दस्तक यानी विशेष अनुमति पत्र जारी करने का अधिकार भी दे दिया था। जो मुगल सम्राट था फर्रुखशियर, उन्होंने अंग्रेजों को 3000 रुपये में उनके माल को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया था। और फिर अंग्रेजों को उन्होंने विशेष अनुमति पत्र भी जारी करने का अधिकार दे दिया था। और कंपनी ने अपना ध्यान बंगाल पर अधिक केंद्रित किया था। जो बंगाल के नवाब आते हैं सिराजुद्दौला, तो उन्होंने क्या किया था? 1756 में कलकत्ता से अंग्रेजों को निष्कासित करके और कलकत्ता पर अपना अधिकार कर लिया था। वो काल कोठरी की घटना आती है उसके तहत। 1757 ईस्वी से पूर्व अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को पराजित कर अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली थी। 1757 ईस्वी से पूर्व मुगलों से फरमान प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में हस्तक्षेप बढ़ गया था, क्योंकि फर्रुखशियर ने उनको व्यापार करने की अनुमति दे दी थी, तो उनकी निगाहें बंगाल पर थी। और तो इसीलिए उनका बंगाल में हस्तक्षेप बढ़ गया था। और 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को जो बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खां, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। जो ये अलीवर्दी खां थे, उनके पुत्र नहीं था, उनके 3 पुत्रियां ही थी। तो उसी में से एक पुत्री का पुत्र आता है सिराजुद्दौला, वो छोटी पुत्री का पुत्र होता है सिराजुद्दौला, वो नवाब बनता है। तो ये जो अलीवर्दी खां थे, ये अंग्रेजों के बारे में अच्छे से जानते थे। उन्होंने सिराजुद्दौला यानी अपने दोहिते को समझा दिया था
कि इनको कभी भी बंगाल में यहाँ पर शासन करने मत देना। और अलीवर्दी खां अंग्रेजों को मधुमक्खी के छत्ते की तरह मानते थे कि इनको छेड़ना नहीं चाहिए अंग्रेजों को। जबकि पुणे का गवर्नर शौकत जंग भी नवाब बनना चाहता था। ये जो शौकत जंग थे ये भी नवाब बनना चाहते थे। अंग्रेजों ने अवसर का लाभ उठाया क्योंकि बंगाल में फिर फूट पड़ने लग गई थी अंदर ही अंदर, तो अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया और जो नवाब के विरोधी थे उनको इन्होंने संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने। आर्थिक मामलों को लेकर नवाब और अंग्रेजों के मध्य काफी मतभेद हो गए थे और जिसके परिणाम स्वरूप 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है प्लासी का और बक्सर का युद्ध, क्योंकि इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने लग गई थी और पूर्ण रूप से सत्ता स्थापित हो गई थी बक्सर के युद्ध के बाद। इससे पहले, प्लासी के युद्ध से पहले अंग्रेज सिर्फ एक व्यापारी थे, यहाँ के शासक नहीं बने थे। तो 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ और जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और नवाब मारा गया। नवाब कौन था? जो सिराजुद्दौला थे, वो मारे गए थे प्लासी के युद्ध में। अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जफर को बना दिया था। इसमें उनकी हार का प्रमुख कारण ही मीर जाफर ही था, क्योंकि मीर जाफर ने लालच में आकर अंग्रेजों का साथ दिया, सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया था। तो फिर क्योंकि यह खुद नवाब बनना चाहता था मीर जाफर, तो फिर अंग्रेजों ने इनको बंगाल का नवाब बना दिया था मीर जाफर को। लेकिन फिर बाद में मीर जाफर को भी हटाकर इनके ही दामाद आते हैं मीर कासिम, उनको बंगाल का नवाब बना देते हैं अंग्रेज। फिर जो मीर कासिम होते हैं वो बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है, तो इसीलिए फिर उनको भी हटा दिया जाता है और फिर वापस मीर जाफर को बना दिया जाता है नवाब। तो फिर मीर जाफर को वापस नवाब बना दिया जाता है। तो इसी सिराजुद्दौला के समय एक घटना घटित होती है, काल कोठरी की घटना, जो कि 20 जून 1756 ईस्वी को घटित होती है। जैसे कि बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, तो उनके द्वारा जून 1756 में कलकत्ता से अंग्रेजों को निष्कासित करके कलकत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया गया। तथा जो अंग्रेज इतिहासकारों का ये मानना है कि सिराजुद्दौला के द्वारा कलकत्ता पर अधिकार करने के समय कुछ अंग्रेजों को युद्धबंदी बना लिया था। किसने? सिराजुद्दौला ने। ये किन का मानना है? अंग्रेज इतिहासकारों का मानना है। तो कुछ अंग्रेजों को युद्धबंदी बना लिया था तथा नवाब के द्वारा 20 जून 1756 की रात को कलकत्ता के विलियम फोर्ट में स्थित एक कमरा होता है, उसमें 146 अंग्रेज युद्धबंदियों को बंद कर दिया गया और जिसमें से केवल 23 युद्धबंदी ही जीवित बचे थे और जिनमें से एक महिला मेरी केरे सम्मिलित थी। तो इस घटना को ही अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा काल कोठरी की घटना के नाम से संबोधित किया गया था। यद्यपि बाद की घटनाओं से तो सिद्ध होता है कि इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई थी। ये कहानी जो कि एक होलवेल नामक एक अंग्रेज अधिकारी उनके द्वारा तैयार की गई थी, जो 1660 में कुछ समय के लिए बंगाल प्रांत के गवर्नर पद पर रहा था। तो ये काल कोठरी की घटना आती है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बारे में, और ये घटना जो अंग्रेज इतिहासकार है उनका मानना है।
1760 ईस्वी में जब मीर जाफर अंग्रेजों की धनापूर्ति नहीं कर सका, यानी उनको जितना धन अंग्रेजों को चाहिए था उतना धन नहीं दे सका जब मीर जाफर, तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। और ये मीर कासिम कौन थे? ये मीर जाफर के दामाद थे। तो नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने बंगाल में प्रशासनिक पुनर्ग्रहण का प्रयास किया, लेकिन भ्रष्टाचार व ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण उसे सफलता नहीं मिली थी। आर्थिक मामलों एवं विभिन्न सुविधाओं को लेकर मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य मतभेद बढ़ने लगे। यानी जो ये मीर कासिम थे, इनके और अंग्रेजों के बीच में भी मतभेद हो गए थे आर्थिक मामलों को लेकर, और जिसी के परिणाम स्वरूप 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 को। और इसमें किसकी पराजय हुई थी? नवाब की पराजय हुई थी, मीर कासिम की। तो 22 अक्टूबर 1764 को जो ये बक्सर का युद्ध हुआ था, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जो मीर जाफर थे वो 1757 से 1760 तक नवाब के पद पर रहा था। कब तक? 1757 से 1760 ईस्वी तक नवाब के पद पर रहा था, किंतु 1760 में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया था। और इसके बदले में मीर कासिम द्वारा ब्रिटिश कंपनी को 3 जिले जागीर में दिए गए थे। किसको? ब्रिटिश कंपनी को। पहला आता है मिदनापुर, दूसरा आता है वर्धमान और तीसरा आता है चटगांव। किंतु 1763 में जो ब्रिटिश कंपनी के साथ मीर कासिम के संबंध खराब हो गए थे, और जिसके पीछे 3 मुख्य कारण माने जाते थे, जैसे कि मीर कासिम के द्वारा अपनी राजधानी थी मुर्शिदाबाद, तो मुर्शिदाबाद की जगह मीर कासिम ने राजधानी बना लिया था मुंगेर को अपनी राजधानी बना लिया था, जो कि बिहार में आता है वहां पर। और मीर कासिम के द्वारा अपने लिए एक बहुत बड़ी सेना का भी संगठन कर लिया था मीर कासिम के द्वारा। तो ये भी अंग्रेजों से बर्दाश्त नहीं हुआ था। और जो तीसरा मुख्य कारण आता है बक्सर के युद्ध का, वो आता है कि सबसे मुख्य कारण था कि अंग्रेजों द्वारा जो दस्तक, उसका दुरुपयोग करना था। दस्तक का अधिकार जो मुगल सम्राट थे फर्रुख शेर, उनके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में उस टाइम प्रदान किया गया था, और जिसके अनुसार केवल 3000 रुपये वार्षिक के बदले में कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना कोई कर दिए व्यापार करने की छूट दे दी गई थी। जब कंपनी द्वारा मीर कासिम को 1763 में नवाब के पद से हटा दिया गया था, किसको? मीर कासिम को, तो उसकी जगह पुणे मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। तब मीर कासिम ने जो नवाब का पद था पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय तथा जो अवध के नवाब आते हैं सुजाउद्दौला, उनसे मदद प्राप्त की थी। किसने? मीर कासिम ने। तो उसी के फलस्वरूप जो शाह आलम द्वितीय थे और मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, उन तीनों की संयुक्त सेना तथा जो मेजर हेक्टर मुनरो जो अंग्रेज अधिकारी था, उनके नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के बीच जो 22 अक्टूबर 1764 को ये बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर वर्तमान में कहाँ पर आता है? बिहार में आता है, बिहार प्रांत में आता है। और इसी युद्ध से ब्रिटिश सेना की विजय हो गई थी। और इसी बक्सर के युद्ध के बाद जो ब्रिटिश शासन था वो पूर्ण रूप से भारत में स्थापित हो गया था। अब इस युद्ध के क्या क्या महत्व थे, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे कि क्योंकि इस युद्ध में
ब्रिटिश सेना की विजय हुई थी। तो इनके महत्व क्या थे? जैसे कि बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका राजनीतिक प्रभुत्व बंगाल से बढ़कर अवध तक स्थापित हो गया था। कहाँ तक? अवध तक स्थापित हो गया था। और दूसरा महत्वपूर्ण ये था महत्व इसका कि बक्सर के युद्ध के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गिनती थी वो भारत की एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में होने लगी थी। क्योंकि पहले तो अंग्रेज सिर्फ व्यापारी ही बनकर आए थे, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद राजनीतिक शक्ति के रूप में इनकी गिनती होने लग गई थी। और बक्सर के युद्ध के बाद जो भारतीय सैन्य व्यवस्था थी व्यवस्था पर भी यूरोपीय सैन्य व्यवस्था की श्रेष्ठता स्थापित हो गई थी। और इसीलिए इस युद्ध के बाद जो भारतीय शासकों द्वारा अपनी अपनी सेनाओं का भी पुनर्गठन यूरोपीय पद्धति के आधार पर प्रारंभ कर दिया था। जो यहाँ के शासक थे उन्होंने भी अपनी सेनाओं का गठन यूरोपीय पद्धति पर करना प्रारंभ कर दिया था। और जो मैसूर का शासक था हैदर अली, वही ऐसा पहला भारतीय शासक था जिसके द्वारा अपनी सेनाओं का पुनर्गठन यूरोपीय पद्धति पर करना प्रारंभ किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे, कुछ ये बक्सर के युद्ध के महत्व थे जिसके बाद ब्रिटिश शासन पूर्ण रूप से भारत में स्थापित हो गया था। जब 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ तो उसमें नवाब की पराजय हुई और अंग्रेजों की विजय हुई और ये युद्ध भारतीयों के लिए अधिक घातक सिद्ध हुआ। और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार थे वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गए थे और इससे भारत के उद्योग और व्यापारों को भी बहुत हानि हुई थी क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद। तो अब जो आता है, अब जैसे शासन सत्ता स्थापित हो गई थी अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक महत्व भी बढ़ गया था। तो अब अंग्रेजों का मराठों और जो मैसूर से संघर्ष होता है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि मराठा शक्ति, तो मराठा शक्ति का और अंग्रेजों का जो संघर्ष होता है उनके बीच में जो 3 युद्ध हुए थे उन्हीं युद्धों के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, जो अंग्रेजों और जो मराठों के बीच में, पेशवाओं के बीच में 3 युद्ध होते हैं। तो इन युद्ध का प्रमुख कारण था पेशवाओं के परिवार में आंतरिक कलह। तो इन्हीं का लाभ उठाकर अंग्रेजों के द्वारा मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे। जैसे कि मान लो, जैसे प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो उस समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो उस समय जो पेशवा के पद पर था वो था माघव नारायण राव था। किंतु जो मराठा राज्य की वास्तविक बागडोर थी वो थी नाना फडणवीस के हाथ में थी। और जबकि इस युद्ध के समय जो बंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? वो था वारनेट था। लेकिन जब रघुनाथ राघोबा को पेशवा थे जो नारायण राव, तो नारायण राव की हत्या के बाद जो मराठा सरदार थे उनके द्वारा पेशवा नहीं बनने दिया गया। यानी मराठाओं के जो पेशवा थे वो थे माघव। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र आता है नारायण राव।
और एक तरफ आते हैं उनके भाई रघुनाथ राव। तो ये जो रघुनाथ राव राघोबा थे, ये पेशवा बनना चाहते थे। तो इसीलिए रघुनाथ राव राघोबा ने जो नारायण राव आते हैं उनकी हत्या कर दी थी। और रघुनाथ राव राघोबा खुद पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन जो मराठा सरदार थे उन्होंने रघुनाथ राव राघोबा को पेशवा नहीं बनने दिया। तो इसी कारण से जो ये रघुनाथ राव राघोबा है, ये पेशवा बनने के लिए खुद अंग्रेजों से मदद मांगने के लिए अंग्रेजों के पास चले गए थे। और इन दो रघुनाथ राव राघोबा के बीच में संधि हुई थी। रघुनाथ राव राघोबा थे, वो किन के पास गए थे? अंग्रेजों के पास मदद के लिए। तो उस टाइम जो बम्बई प्रेसिडेंसी इस बम्बई प्रेसिडेंसी ने रघुनाथ राव राघोबा के साथ में एक संधि कर ली थी, और उस संधि का नाम आता है सूरत की संधि। क्योंकि रघुनाथ राव राघोबा पेशवा बनना चाहते थे और वहाँ के जो मराठा सरदार थे उन्होंने उनको पेशवा बनने नहीं दिया। तो इसीलिए रघुनाथ राव राघोबा अंग्रेजों की शरण में चले गए थे। तो जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी उसी ने रघुनाथ राव राघोबा के बीच में जो संधि हुई थी, तो उसे ही हम सूरत की संधि कह सकते हैं। 1775 ईस्वी में संधि हुई थी। और जो उनकी मुख्य शर्तें थी वो थी, पहली शर्त थी कि अंग्रेजों द्वारा पेशवा का पद प्राप्त करने के लिए रघुनाथ राघोबा को सैनिक मदद दी जाएगी। और जिसका सारा खर्चा कौन उठाएगा? वो रघुनाथ राव राघोबा ही उठाएगा सारा खर्च। सेना तो दे देंगे अंग्रेज, जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी वो सेना तो दे देंगे, लेकिन जो सारा खर्च होगा सेना का वो रघुनाथ राघोबा ही उठाएंगे। और जो दूसरी शर्त थी वो थी कि राघोबा द्वारा जो सालसेट आता है और जो बेसिन आता है, ये दो बंदरगाह थे। सालसेट जिस पर मुंबई बसा हुआ था, और जो बेसिन आता था वो अंग्रेजों को दिए जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो राघोबा के द्वारा सूरत और भड़ोच जो दोनों जिले थे उनकी वार्षिक आय का कुछ भाग भी अंग्रेजों को दिया जाएगा। तो ये कुछ शर्तें थी। और जो तीसरी शर्त थी ये थी रघुनाथ राव राघोबा और जो बम्बई प्रेसिडेंसी के बीच जो सूरत की संधि हुई उसके तहत तीसरी शर्त थी कि यदि भविष्य में राघोबा की पुनः दरबार यानी पेशवा के साथ कोई भी समझौता होता है तो उसमें वह अंग्रेजों की मध्यस्थता को स्वीकार करेगा, यानी अंग्रेजों को शामिल करेगा। तो इस प्रकार सूरत की संधि के अनुसार 1778 में एक ब्रिटिश सेना के द्वारा मराठों पर आक्रमण किया गया। मराठों ने आक्रमण कर दिया था रघुनाथ राव राघोबा से संधि करने के बाद, लेकिन अंग्रेजी सेना की उसमें पराजय हो गई थी। और तथा 1789 में जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी और जो पेशवा के बीच बड़गांव का समझौता हुआ, उनके भी दो मुख्य प्रावधान थे। क्योंकि जब अंग्रेजों ने मराठों पर आक्रमण किया था तो फिर अंग्रेज हार गए थे। तो उसके बाद में जो मराठा पेशवा थे उनके बीच में और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई, और उसी संधि का नाम आता है बड़गांव की संधि। तो उसकी शर्तें ऐसी थी जो अंग्रेजों के लिए अपमानजनक थी। जैसे कि 1700 बड़गांव समझौता हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी और पेशवा के बीच। तो उसकी शर्तें थी कि 1773 के बाद अंग्रेजों द्वारा मराठों के जो भी प्रदेश जीते गए थे वो वापस मराठों को लौटा दिए जाएंगे। और जो दूसरी शर्त आती है वो ये आती है कि यदि बंगाल से
बंगाल से गवर्नर जनरल के द्वारा पेशवा के विरुद्ध कोई भी ब्रिटिश सेना भेजी जाती है तो उसे रोकने का उत्तरदायित्व बम्बई प्रेसिडेंसी का होगा, क्योंकि जब जब सूरत की संधि हुई थी तो उसमें बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको पूछा भी नहीं गया था। तो इस प्रकार जो बड़गांव का समझौता अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को भी काफी धक्का लगा था इससे, और इसीलिए जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, वो अंग्रेजी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से उन्होंने जो जनरल पोफम आते हैं और जो जनरल गोडार्ड आते हैं उनके नेतृत्व में 2 ब्रिटिश सेनाएं भेजी थी। तो अब हमने कुछ पृष्ठभूमि जान ली, तो अब हम पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अंग्रेजों का मराठा व मैसूर के साथ संघर्ष। तो 18वीं शताब्दी में भारत में मराठा शक्ति का एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी मराठा शक्ति। लेकिन 14 जनवरी 1761 को ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है वो होता है 14 जनवरी 1761 को। किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। तो इसमें मराठा शक्ति इतनी कमजोर हो गई थी, तो जो इतिहासकार थे वो तो ये भी नहीं बोल सकते थे कि मराठा शक्ति का वापस उदय होगा क्या, क्योंकि बुरी तरह से हार चुके थे मराठा। अहमद शाह अब्दाली जो थे अफगान के, उनके बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, उसमें मराठों की बुरी तरह से हार हुई थी। तो अंग्रेजों को भारत पर अधिकार करने से रोकने वाली चुनौती कौन थे? मराठा ही थे। अब अंग्रेज मराठाओं को अपने अधीन करने का अवसर तलाश रहे थे, और वो अवसर किसने दिया? रघुनाथ राघोबा ने दिया, क्योंकि वो अंग्रेजों से मदद लेने के लिए उनके पास पहुंच गए थे। और अंग्रेज तो चाहते ही यही थे कि हमारे पास कोई मदद को आए और हमें मौका मिले मराठों पर आक्रमण करने का। तो ये मौका दे दिया था रघुनाथ राव ने। तो अब अंग्रेज मराठों को अपने अधीन करने का अवसर तलाश रहे थे। 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई थी और उनका जो भाई है नारायण वो पेशवा बना। लेकिन पूर्व पेशवा का जो चाचा थे रघुनाथ राव, वो पेशवा बनना चाहता था। अंग्रेजों को अब मराठा राज्य में फूट डालने का अवसर मिल गया था। अंग्रेजों और रघुनाथ राव के मध्य 6 मार्च 1775 ईस्वी को सूरत की संधि हुई, जिसके बारे में हमने पढ़ा था पूरा अभी। तो 1775 ईस्वी को सूरत की संधि हुई और जिसमें अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे, और जो पेशवा वो अंग्रेजों को बेसिन, सालसेट व सूरत का लगान का आधा भाग देगा। यही संधि की शर्तें थी सूरत की संधि की। और इसी प्रकार जो रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा तथा बंबई सरकार द्वारा उसके साथ की गई संधि ने मराठों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष को अनिवार्य बना दिया था। तो इसी संधि के तहत ही अंग्रेजों ने मराठों पर आक्रमण किया था। तो अब आता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1775 से 1722 ईस्वी के मध्य अंग्रेजों और मराठों के बीच यह संघर्ष चला, और इस संघर्ष में ब्रिटिश सेना संगठित मराठा सेना से परास्त हुई। और 29 जनवरी 1799 ईस्वी को जो बड़गांव की अपमानजनक संधि थी वो अंग्रेजों के साथ की थी। किसने? वो अंग्रेजों के लिए अपमानजनक संधि थी, क्योंकि इसमें अंग्रेजों द्वारा जो विजित प्रदेश थे उनको वापस मराठों को लौटाना था, जो भी प्रदेश अंग्रेजों ने जीते थे वो, और तथा रघुनाथ राव को पूना दरबार के हवाले करना था, तथा अंग्रेजों द्वारा 41,000 रुपये युद्ध हर्जाने के रूप में देना तय हुआ था। जो बड़गांव का समझौता हुआ उसके तहत जो रघुनाथ राव राघोबा थे उनको वापस मराठा पेशवा को सौंपना था, और 41,000 रुपये युद्ध के हर्जाने के रूप में देने थे अंग्रेजों को। और जो भी
प्रदेश जीते थे अंग्रेजों ने मराठाओं से, तो वो सभी प्रदेश वापस पेशवाओं को देना था। तो ये सब हुआ था बड़गांव की संधि के तहत। तो इन सब अपमानजनक संधि को स्वीकार नहीं कर सके कौन? अंग्रेज। तो इसी के बाद ये द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध होता है, द्वितीय अंग्रेज मराठा संघर्ष। ये संघर्ष 1802 से 1805 तक चला और इस संघर्ष का कारण था लॉर्ड वेलेस्ली की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। इसमें कौन कौन से जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे? वो थे लॉर्ड वेलेस्ली द्वितीय अंग्रेज मराठा संघर्ष में। तो इनकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा मराठा सरदारों का आपसी द्वेष रहा और इसी संघर्ष में मराठा सरदारों ने अलग अलग अंग्रेजों से युद्ध किया और पराजित हुए। और दक्षिण भारत में जैसे भोसले ने संघर्ष किया और 1803 ईस्वी में अमरगांव के युद्ध में पराजित होने पर 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को अंग्रेजों से देवगांव की संधि की। लालवाड़ी के युद्ध में सिंधिया पराजित हुआ। ये अलग अलग मराठा सरदार थे जिन्होंने अंग्रेजों से अलग अलग युद्ध किया था, जैसे कि सिंधिया आए, होलकर आते हैं। तो लालवाड़ी के युद्ध में सिंधिया पराजित हुआ और 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को सूर्य अर्जुन गांव की संधि की। होलकर और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष अनिर्णय रहा, लेकिन दोनों पक्षों के मध्य जनवरी 1806 ईस्वी को राजघाट की संधि हुई और जिसके अनुसार होलकर ने चंबल नदी के उत्तरी क्षेत्र पर अपना अधिकार छोड़ दिया और राजपूताना में आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया था। अब ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आता है जो कि 1817 से 1818 तक था। देखिए, ये जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे वो गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त था तथा जो बाजीराव सेकंड थे वो पेशवा थे। तृतीय आंग्ल जो मराठा युद्ध का सबसे मुख्य और तत्कालीन कारण था जो पेशवा बाजीराव थे, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, उनके द्वारा जो खिड़की में स्थित थे ब्रिटिश रेजिडेंसी उन पर आक्रमण करना और जिसके फलस्वरूप जो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में 5 नवंबर 1817 को खिड़की का युद्ध हुआ था और इसमें पेशवा की पराजय हुई थी। और खिड़की के युद्ध के बाद में ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 4 और युद्ध भी लड़े गए थे, जिसमें आता है सीताबाल्टी का युद्ध आता है, मेहदीपुर का युद्ध आता है, कोरेगांव का युद्ध आता है और आस्ती का युद्ध आता है। तो ये सब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के साथ ही लड़े गए थे। तो पढ़ लेते हैं तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष। भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता बनाए रखने के लिए 13 जून 1817 को पेशवा के साथ तथा 5 नवंबर 1817 ईस्वी को सिंधिया को अंग्रेजों के साथ अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी और इसी अपमानजनक बंधनों को तोड़ने के लिए मराठों ने संघर्ष आरंभ कर दिया। लेकिन पेशवा की किरकी, भोसले की सितवड़ी तथा होलकर की मेहिदपुर स्थान पर पराजय हुई थी और 18 जून 1818 को मलकाम ने पेशवा की साथ संधि की थी और जिसके अनुसार पेशवा पद भी समाप्त कर दिया गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो पेशवा का पद था वो समाप्त कर दिया गया था और उनको 8 लाख की पेंशन देकर बिटूर भेज दिया। बिटूर जो कानपुर में आता है वहां पर भेज दिया था और जहां पर 1852 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी प्रकार अंग्रेजों ने अपनी कूटनीतिक फूट डालो राज करो की नीति से जो मराठा शक्ति था उनका अंत कर दिया था और मराठों
को संघर्ष में पराजित कर दिया था। तो ये 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। इसके बाद मराठाओं का अंत हो गया था। और अब जो अगला आता है, मैसूर के साथ संघर्ष आता है अंग्रेजों और जो मैसूर के शासक हुए थे, एक का नाम आता है हैदर अली और उनका ही पुत्र आता है टीपू सुल्तान। तो ये 2 युद्ध हुए हैं उनके साथ, तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, जो आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ था, इनके बारे में जानने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि जो हैदर अली है, हैदर अली के द्वारा मैसूर राज्य की शासन की बागडोर अपने हाथ में लेने के पहले मैसूर राज्य पर उड़ियार वंश का शासन था। किसका वंश था? जो उड़ियार वंश आता है उनका शासन था। हैदर अली के द्वारा मैसूर राज्य में अपना जीवन एक साधारण सैनिक के रूप में उसने प्रारंभ किया था। हैदर अली एक साधारण सैनिक था और उस समय जो करसन राज उड़ियार थे वो मैसूर का शासक था, करसन राज उड़ियार। किंतु मैसूर राज्य की जो वास्तविक बागडोर थी वो उनके प्रधानमंत्री आते हैं नंदराज, तो उन नंदराज के हाथ में थी। तो हैदर अली ने क्या किया था? अपनी सैनिक प्रतिभा के बल पर नंदराज का विश्वास प्राप्त कर लिया था। नंदराज कौन था? जो कि प्रधानमंत्री था, तो उसका विश्वास प्राप्त कर लिया था। और नंदराज के द्वारा 1755 में हैदर अली को जो डिंडीगल आता है वहाँ का फौजदार के पद पर नियुक्त कर दिया था। पहले हैदर अली एक साधारण सा सैनिक था, लेकिन प्रधानमंत्री ने नंदराज ने उनको डिंडीगल जिले का फौजदार के पद पर नियुक्त कर दिया था। और डिंडीगल के फौजदार के पद पर रहते हुए हैदर अली ने जो आसपास के जमींदार थे उनको लूट करके बहुत बड़ी धनराशि एकत्रित कर ली थी और इसके साथ ही एक शक्तिशाली सेना का भी गठन कर लिया था। और जो डिंडीगल में बड़ी मात्रा में हथियारों का संग्रह भी कर लिया था। और नंदराज की जब मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु के बाद 1761 में हैदर अली ने जो वहाँ के राजा थे करसन राज उड़ियार, उनको हटा करके मैसूर राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। तो ये जो हैदर अली थे ये साधारण से सैनिक थे, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर वहाँ के शासक बन गए थे। कहाँ के? मैसूर के, और सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। हैदर अली के नेतृत्व में दक्षिण भारत में मैसूर राज्य के रूप में स्थापित एक नई शक्ति को जो अंग्रेज थे वो दक्षिण भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में बाधक मानते थे। इसीलिए अंग्रेजों के पहले हैदर अली तथा बाद में टीपू के साथ 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। कितने हुए थे? 4। तो हम पढ़ लेते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये देखिए, आंग्ल मैसूर संघर्ष 1761 ईस्वी में हैदर अली ने जो मैसूर के राजा थे नंदराज से सत्ता छीन ली और सर्वसरा बन गया था। और 1776 ईस्वी को मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद अपने को शासक घोषित कर लिया था। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा में हैदर अली खटकने लगा था। अतः अंग्रेजों ने मराठा और निजाम के साथ मिलकर, ये निजाम थे हैदराबाद के और मराठा ये महाराष्ट्र के थे ही, उनके साथ मिलकर हैदर अली के विरुद्ध एक संगठन बना लिया था। यह हैदर अली क्यों हारा था? क्योंकि अपनों ने ही धोखा दे दिया था। मराठे और हैदराबाद के निजाम, इन दोनों ने अंग्रेजों का साथ दे दिया था, तो इसीलिए हैदर अली हार गया था।
तो हैदर अली के विरुद्ध संगठित बनाया, लेकिन हैदर अली ने भी कूटनीति से मराठों को युद्ध से तटस्थ कर दिया था। इन्होंने भी कूटनीति का सहारा लिया, हैदर अली ने भी, और मराठों को तटस्थ कर दिया और निजाम को प्रादेशिक लोभ देकर उनको भी अपनी ओर मिला लिया। प्रथम युद्ध में तो इनको मिला लिया अपनी ओर। 1767 में हैदर अली ने ब्रिटिश प्रभाव वाले क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया और अंत में अंग्रेज पराजित हुए थे और लाचार अंग्रेजों को हैदर अली के साथ 4 अप्रैल 1669 को मद्रास की संधि करनी पड़ी और इसी संधि के अनुसार एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश थे वो वापस लौटा दिए गए। तो जो आंग्ल मैसूर प्रथम संघर्ष हुआ था, इसमें तो इतना ही याद रखना है कि अंग्रेजों ने मराठों और निज़ाम को अपनी ओर किया था, लेकिन हैदर अली ने भी कूटनीति का सहारा लेते हुए मराठों और निज़ाम को अपनी तरफ मिला लिया। इसीलिए अंग्रेज़ों की हार हो गई थी। तो अंग्रेज़ों की हार के बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में इनको मद्रास की संधि करनी पड़ी और इसी मद्रास की संधि के तहत जो एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश थे वो इनको वापस लौटा दिए गए थे। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष आता है। तो अंग्रेज प्रथम संघर्ष की हार का बदला लेना चाहते थे और हैदर अली अंग्रेजों के गुंटूर पर अधिकार से नाराज थे। हैदर अली ने अंग्रेजों का जो गुंटूर था उस पर अधिकार कर लिया था। तो अतः हैदर अली ने निज़ाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। किसके साथ मिलकर? मराठों और निज़ाम के साथ मिलकर। जुलाई 1780 में युद्ध प्रारंभ हो गया था और हैदर अली को सफलता मिल रही थी, लेकिन बीच में ही 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। अचानक इनकी मृत्यु हो गई थी हैदर अली की और सारा कार्यभार उनके पुत्र आता है टीपू सुल्तान। तो उसी टीपू सुल्तान पर सारा कार्यभार आ गया था, लेकिन टीपू ने भी 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा और दोनों पक्षों ने युद्ध से परेशान होकर 11 मार्च 1784 ईस्वी को मैंगलोर की संधि कर ली और इस संधि के तहत ही एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा दिए गए और अंग्रेजों ने मैसूर के मामले में दखल नहीं देने का भी वचन दिया था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद टीपू सुल्तान युद्ध लड़ता है। तो 1 साल तक इनका युद्ध जारी रहता है, लेकिन फिर दोनों परेशान हो गए और दोनों ने मैंगलोर की संधि कर ली। तो प्रथम मैसूर युद्ध के समय तो मद्रास की संधि हुई थी और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैंगलोर की संधि हुई थी। तो इसमें भी एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा दिए गए और अंग्रेज जो है वो मैसूर के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और अब जो तीसरा आता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष का कारण अंग्रेज मैसूर का प्रभाव समाप्त करना चाहते थे। कौन? अंग्रेज। दूसरी ओर टीपू भी बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। दूसरी ओर टीपू मालाबार की सुरक्षा हेतु कोचीन में स्थित डच दुर्ग कांगनूर व आईकोट को खरीदना चाहता था। टीपू सुल्तान अपनी सुरक्षा के लिए जो कोचीन में दुर्ग थे उनको खरीदना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज समर्पित जो टावनकोर के राजा थे वो इन्हें खरीदकर टीपू को नाराज कर दिया था। जो ये टावनकोर के राजा थे वो अंग्रेजों के अधीन थे, यानी वो अंग्रेजों में शामिल थे। टावनकोर एक छोटा सा प्रदेश था। तो टावनकोर के राजा ने उस दुर्ग को खरीद लिया था। तो इससे टीपू नाराज हो गया। टीपू सुल्तान नाराज हो गए थे। अप्रैल 1790 ईस्वी में टीपू ने टावनकोर पर आक्रमण कर दिया। वैसे देखिए ये टावनकोर एक छोटा सा था, चींटी के बराबर था टीपू सुल्तान के साम्राज्य के सामने, लेकिन
इन्होंने टीपू सुल्तान ने भी कूटनीति को नहीं समझा और ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया था। उस समय कॉर्नवालिस थे गवर्नर जनरल। तो कॉर्नवालिस ने विशाल सेना के साथ मैसूर पर आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? मैसूर पर। और टीपू ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया, लेकिन अंत में 23 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कौन से युद्ध के तहत हुई थी? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। तो इस संधि से जो मैसूर का आधा भाग था वो चला गया और युद्ध क्षति के रूप में 3 करोड़ की राशि अंग्रेजों को देनी पड़ी थी और अपने 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। तो ये जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी, ये टीपू सुल्तान के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत जो मैसूर का आधा भाग था, राज्य का आधा भाग अंग्रेजों को देना था और युद्ध की क्षति के लिए उनको 3 करोड़ रुपए देने थे। और टीपू सुल्तान के 2 पुत्र थे, उनको भी अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रहना पड़ा। तो ये संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों के लिए, टीपू सुल्तान के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी। तो अब जो अगला युद्ध होता है वो आता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। 1798 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन बने? वो थे लॉर्ड वेलेजली। तो उसमें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे अभी श्रीरंगपट्टनम की संधि के समय, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वेलेजली थे। ये भारत आया था। तो वेलेजली भी एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था और जो सायक संधि के जनक भी ये माने जाते हैं, लॉर्ड वेलेजली। तो वेलेजली एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था और इसने निश्चय किया कि टीपू को पूर्णतः समाप्त कर देगा। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने, अथवा उसे पूर्णतः अपने अधीन कर लेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वेलेजली ने सायक संधि का सहारा लिया। सायक संधि का सहारा किसने लिया? वेलेजली ने। टीपू सुल्तान ने सायक संधि को अस्वीकार कर दिया था। तो इसीलिए अप्रैल 1799 ईस्वी को टीपू के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया और 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और मैसूर की स्वतंत्रता भी समाप्त हो गई थी। और इसी युद्ध में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इसमें टीपू वीरगति को प्राप्त हो जाता है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इनके पिता हैदर अली, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये टीपू भी बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। इन्होंने उस समय भी मिसाल बना दी थी, युद्धों में काम में लेते थे। और इन्होंने जो जकोबिन क्लब आता है वो भी ज्वाइन किया था टीपू सुल्तान ने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था टीपू सुल्तान भी। और इसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो लॉर्ड वेलेजली थे, इन्होंने मैसूर राज्य का अधिकांश भाग ब्रिटिश राज्य में मिला लिया तथा मैसूर राज्य का कुछ भाग जो प्राचीन उड़ियार वंश था, उनके राजकुमार आते हैं करसन राज बहादुर, तो उनको उड़ियार को मैसूर राज्य का शासक स्वीकार कर लिया। और जो करसन राज बहादुर उड़ियार के द्वारा वेलेजली की जो सायक संधि प्रथा थी उसको स्वीकार कर लिया गया था। और इसके बाद में मैसूर राज्य पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। लेकिन टीपू सुल्तान और जो हैदर अली थे वो दोनों बहुत ही महान शासक थे। इन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और अपने अंत समय तक लड़ते रहे। बहुत ही महान शासक थे टीपू सुल्तान। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे जो अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष हुए हैं, जो आंग्ल सिख युद्ध होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें
शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।